तो चलिए मित्रों, अब बात करते हैं एम्ब्रायो डेवलपमेंट इन मोनोकॉट्स। ठीक है, तो सबसे पहले इसको किस में स्टडी किया गया था? सेजिटेरिया सेजिटिफोलिया की नामक प्लांट के अंदर। जो अर्ली डेवलपमेंट है डायोकोट का मोनोकॉट का वो सिमिलर है। अभी मैं बता चुका हूँ ग्लोबुलर सेल तक वो स्टेज तक वो बिल्कुल सिमिलर होता है, लेकिन बाद में डिफरेंस उनमें नज़र आता है। अब खास बात क्या है, सस्पेंसर सेल यहाँ पे होती है सिंगल सेल। ठीक है, एक सेल होती है एंड वेसिकुलर। ठीक है, एक वेसिकुलर या हॉस्ट्रियम उसके अंदर आपको दिखाई देगा और सिंगल सेल होगी। लेकिन हम डाइकोट में क्या देख रहे थे, डाइकोट में 6 से 10 सस्पेंशन सेल होती हैं, ये वो। ठीक है, अब ध्यान रखना अगली बात, देयर इज ओनली वन टर्मिनल कोटिलोडोन। यहाँ पे केवल क्या होगा, एक कोटिलोडोन बनता है, उसको हम क्या कहते हैं? स्कूटेलम कहते हैं। ध्यान रखना है, वहाँ कोटिलोडोन को कोटिलोडोन कहते हैं, यहाँ स्कूटेलम कहते हैं। और ये शील्ड शेप्ड होता है, देखो ये है स्कूटेलम। ठीक है, शील्ड है, ढका हुआ है। तो ओके, तो स्कूटेलम क्या होता है, ध्यान रखना। और वो सारी स्टेज भी आप ध्यान रखना। केवल इसमें अंतर क्या है कि सस्पेंसर सेल केवल सिंगल सेल्ड होगी, जबकि जो आप देखते हैं टर्मिनल सेल में उसमें डिवीजन होंगे। ग्लोबुलर स्टेज तक सब कुछ सामान्य रहेगा और फिर बाद में ऐसा होना शुरू हो जाएगी प्रक्रिया। तो अब देख लेते हैं हम आगे की कहानी। एम्ब्रायो और मोनोकोटिलोडन्स present only one cotyledon. In grass family, this cotyledon is called scutellum that is situated toward one side, lateral side of the embryonal axis. ये है embryonal axis और इसके वन साइड पर हम क्या देखते हैं? केवल एक कोटिलोडोन देखते हैं। इसी को हम ग्रास फैमिली में कह देते हैं स्कूटेलम। स्कूटेलम ध्यान रखना आप लोग, स्कूटेलम क्या है। अब कुछ टर्मिनोलॉजी हैं, दो बातें हैं, कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा। ठीक है, कोलियोराइजा। जहाँ पी आए वहाँ प्लूम्यूल की हम बात करेंगे अभी, और जहाँ आर आए वहाँ रेडिकल की बात करेंगे। तो देखो, एट इट्स लोअर एंड जो एम्ब्रायनल एक्सिस होता है उस पर रूट कैप या रेडिकल होता है, और वो रेडिकल इनक्लोज होता है, ढका हुआ, तो कवर होता है अनडिफ्रेंशिएटेड सीथ से। ठीक है, अनडिफ्रेंशिएट जो अलग अलग नहीं की जा सकते, जो विभिन्नता की ना हो, ढकी हुई गुच्छा सा होता है, अनडिफ्रेंशिएट सीथ होती है, उसको हम कहते हैं कोलियोराइजा। ठीक है, दिस इज कोलियोराइजा। रे है रूट कैप, उस रूट कैप को ढकने के लिए क्या है? अनडिफ्रेंशिएटेड सीथ है, इसको हम कहते हैं कोलियोराइजा। अब देखा क्या जाता है कि ये तो है लोअर एंड पे, कोलियोराइजा मोनोकोट में क्या होता है? लोअर एंड पे होता है। सिंपल बात है, क्योंकि रूट वहीं से डेवलप करेगी तो कोलियोराइजा नीचे रहना सिंपल। अब देखो, एम्ब्रायनल एक्सिस का जो ऊपर का हिस्सा है, जो आप एम्ब्रायनल एक्सिस देखते हैं उसका जो ऊपरी हिस्सा होता है, ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, इस पर आपको क्या नजर आएगा? अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्कूटोलम इज एपिकोटाइल। ठीक है, यहाँ पे हम कह सकते हैं हाइपोकोटाइल, और यहाँ पे हम क्या कहेंगे? एपिकोटाइल। आपको पता है एम्ब्रायनल एक्सिस जो ऊपर लेवल हिस्सा एपिकोटाइल, नीचे वाला हिस्सा हाइपोकोटाइल। तो जो एपिकोटाइल होता है, द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रायनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट स्कूटोलम इज एपिकोटाइल। एपिकोटाइल हैज ए सूट अपेक्स एंड ए फ्यू लीफ प्राइमोरिया। अब एपिकोटाइल पे सूट अपेक्स, ये रहा सूट अपेक्स। ठीक है, एपिकोटाइल है सूट अपेक्स एंड ए फ्यू लीफ प्राइमोरिया, और यहाँ पे आपको क्या देखने मिलेंगे? कुछ लीफ प्राइमोरिया देखने को मिलेंगे। मतलब इनिशियली बर्ड्स ही आपको नजर आएंगी, लीफ बनने से पहले प्राइमोरिया देखने को नजर आएंगी, और वो किससे इनक्लोज रहेंगी? ढकी होंगी होलो फोलियर स्ट्रक्चर से। इसको हम कहते हैं कोलियोप्टाइल। ठीक है, कोलियोप्टाइल। देखो ये ढकी हुई है जो प्राइमोरिया, इसको कहते हैं हम कोलियोप्टाइल, जिससे ढकी हुई है होलो फोलियर जो स्ट्रक्चर है वो है कोलियोप्टाइल। तो ध्यान रखना, जो सूट वाला पोर्शन, जो प्लूमूल का ऊपरले वाला हिस्सा, जो प्लूमूल से जो चीज़ों का निर्माण हुआ है, उसके लिए है कोलियोप्टाइल पी। ठीक है, जो रूट वाला काम है वो है कोलियोराइजा का। ठीक है भाई लोग, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं हम इसकी थोड़ी सी डायग्राम की। स्कूटेलम नजर आ रहा है आपको, एम्ब्रायनल एक्सिस ऊपर एपिकोटाइल, नीचे हाइपोकोटाइल, कोलियोप्टाइल, कोलियोराइजा, रूट कैप, रेडिकल, एपिब्लास्ट सेल्स। ठीक है, सूट अपेक्स। ओके, अब इसका कुछ देख लेते हैं। देखो, जाइगोट, उसमें डिवीजन हो, बेसल सेल, बड़ी सेल बनी, टर्मिनल सेल, एम्ब्रायो सेल बनी। अब होगा क्या का भाई साहब, बेसल सेल में डिवीजन नहीं हो पाएगा तो एक बड़ी वेसिकुलर सेल ये रही। ठीक है, और नीचे होगा क्या? इसमें डिवीजन होगा, दो सेल्स, इसमें डिवीजन हुआ तो दो सेल बनी, दो से चार बनना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसफर डिवीजन होना शुरू हो जाएगा, और फिर ऐसे बननी, और ऐसे बनते बनते ये बनेगी ग्लोबुलर तक। सेम रहेगा सारा कुछ मामला। ठीक है, ये है ग्लोबुलर तक सब कुछ सेम रहेगा। अब अंत में होगा क्या? जैसे ये चीज़ें चलती रहेंगी, जैसे ही ये ग्लोबुलर आया, अब होगा क्या? एक यहाँ से ये एक स्कूटेलम, एक कोटिलिडॉन यहाँ से बनेगा।
ठीक है मित्रों, यहाँ से बीच में से टूटेगा, एक नष्ट हो जाएगा, एक साइड ही सब कुछ आ जाएगा। कहने का मतलब ये है मेरा, ठीक है। यहाँ से रूट, यहाँ प्लीमूल एम्ब्रायोनिक से ये सारी कहानी शुरू हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, जो मोनोकोट का डेवलपमेंट है वो सेम है बिल्कुल डायगोट के से डेवलपमेंट का सा। अब पढ़ लेते हैं हम सीड। एम्ब्रायो पढ़ लिया, एंडोस्पर्म पढ़ लिया, अब बात करेंगे हम सीड की। तो चलो, इन एंजियोस्पर्म द सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट ऑफन डिस्क्राइब्ड एज ए फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। सीड क्या है? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल आप सभी लोग पढ़ चुके हैं, डायरेक्ट हम देख लो। ये है कोटिलिडॉन और माइक्रोपाइल, ये एंड है जहाँ से इसमें सीड के अंदर ऑक्सीजन आएगी, पानी आएगा, जिसे ग्रो करेगा। तो ये सारी बातें हम करने वाले हैं। तो देखो, एक सीड्स आर फॉर्म्ड इनसाइड फ्रूट्स, ठीक है, इनसाइड फ्रूट। ध्यान रखिएगा, कोई आपसे पूछे सीड पहले बनता है फ्रूट पहले बनता है, तो आप ध्यान रखेंगे सिमुल्टानियसली बनती है, बिल्कुल साथ साथ। जैसे सीड बनना शुरू हुआ, आपने बहुत कच्चे फलों को देखा होगा, तो आपने देखा होगा नीचे भी सीड आपको उसमें नजर आते हैं, बहुत बड़े स्टेज में बिल्कुल इनिशियली फ्रूट आपने देखा होता। तो सिमुल्टानियसली बनते रहते हैं फूल, सॉरी, बीज और फल। तो हम बात करेंगे कि सीड किससे बना हुआ होता है। सीड कोट होता है उसमें एक, ठीक है, इनर सीड कोट, आउटर सीड कोट, जिसको टेस्टा टैगमेन कहते हैं, कोटिलिडोन होता है और एक एम्ब्रायनल एक्सेस होती है। तो चलिए इसके बारे में बात कर देंगे। सीड आर फॉर्म्ड इनसाइड फ्रूट, फ्रूट के अंदर ही बनती हैं सब, ठीक है। तो अब करते हैं हम अगली बात। जो कोटिलिडोन होता है एम्ब्रायो का, वो सिंपल स्ट्रक्चर होता है इसमें, ठीक है। एम्ब्रायो का कोटिलिडोन सिंपल स्ट्रक्चर सबको, ठीक है। जनरली थिक होता है, स्वोलन होता है। स्वोलन वो फूला हुआ किस लिए होता है? ताकि उसके अंदर स्टोरेज, फूड रिजर्व रह सके। जैसे हम दालों में देखते हैं कि उनका जो कोटिलिडोन थोड़ा ज़्यादा मोटा होता है। आपने देखे होंगे चने की देखे हो तो कोटिलिडोन देखना उसमें आपको मोटा नजर आए, कारण क्या है उसका? क्योंकि फूड उसमें स्टोर रिजर्व रहता है, ठीक है, स्टोर रहता है। मैच्योर सीड में भी एल्बुमिनस और एक्स एल्बुमिनस। नॉन एल्बुमिनस आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। मैच्योर सीड दो टाइप से हो सकता है, ये पढ़ चुके हैं हम लोग, लेकिन एक बार और ध्यान रख लो। नॉन एल्बुमिनस जिसमें क्या है, एंडोस्पर्म नहीं बचा हुआ है, एम्ब्रायो ने सब कुछ कंज्यूम कर लिया है, ऐसा हमें पी और ग्राउंडनट के अंदर मिलता है। एल्बुमिनस क्या है? जिसके अंदर अभी एंडोस्पर्म बचा हुआ है और कंप्लीटली एम्ब्रायो ने वो नहीं खाया। वीट में, मेज में, बार्ली, कास्टर में देखने को मिलता है। अब एक नया शब्द आएगा, पेरिस्पर्म, ये थोड़ा याद रखने का है। हम ब्लैक पेपर, काली मिर्च में, बीट में, ठीक है, चुकंदर में क्या देखते हैं? न्यूसेलस का कुछ हिस्सा देखते हैं, रेमनेंट्स देखते हैं। रेमनेंट्स मीन सम पार्ट, न्यूसेलस का कुछ हिस्सा उसमें लगातार प्रेजेंट होता है, ठीक है। दिस रेजिडुअल परसिस्टेंट न्यूसेलस इज कॉल्ड पेरिस्पर्म, ठीक है। आप काली मिर्च देखिएगा तो आपको ऐसे तो वो नज़र नहीं आएगा, उसमें ऊपर ऊपर थोड़ा कवरिंग से नज़र आएगा। आप चुकंदर देखिएगा तो उसमें क्या क्या होता है कि जो न्यूसेलस होता है ना, न्यूसेलस आप लोग जानते हैं न्यूसेलस क्या है, ठीक है, हम पढ़े भी हैं। जब अब अपन लोग एम्ब्रायो सैक के बारे में बात करें, ओव्यूल के बारे में बात करें, तो पूरा इसके बारे में जाने। तो होता क्या है, वो परसिस्टेंट है, लगातार है, रेजिडुअल है, ठीक है, इसी को हम कहते हैं पेरिस्पर्म। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। अब देखो, जो इंटेगुमेंट होता है ओव्यूल का, वो हार्ड टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट से कवर होता है। ऊपरले सीड कोट को हम कहते हैं टेस्टा और निचले सीड कोट को हम कहते हैं टैगमैन, ठीक है। तो देखो, अब माइक्रोपाइल भी होता है। अब माइक्रोपाइल सीड कोट का एक छोटा सा पोर है, ठीक है भाई, ये देखो तुम लोग, ये इसका माइक्रोपाइल। ये किस लिए है? ये वास्तव में सीड को ऑक्सीजन मिले, भाई इसको ऑक्सीजन चाहिए, प्लांट बनना है तो जर्मिनेशन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, इसको मॉइस्चर चाहिए, थोड़ा बहुत पानी चाहिए। तो इसके लिए इसमें क्या है, माइक्रोपाइल है। और माइक्रोपाइल क्या है? वास्तव में एक पोर है सीड कोट के ऊपर, स्मॉल स्मॉल पोर है। इससे एंट्री होगी ऑक्सीजन की, वाटर की, ड्यूरिंग जर्मिनेशन, ओके। जब सीड मैच्योर होगा तो वाटर कंटेंट अगर घट जाए, 10 से 15% मॉइस्चर घट जाए बाई मास सीड का, तो आप देखेंगे क्या, उसमें फिर जर्मिनेशन होना शुरू नहीं होगा, क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटी घट जाएगी। जहाँ पानी नहीं है वहाँ केमिकल रिएक्शन नहीं, मेटाबॉलिक रेट नहीं है, मेटाबॉलिक रिएक्शन एक्टिविटी नहीं है। तो जब एम्ब्रायो एक ऐसी स्टेज में चला जाता है कि वो एम्ब्रायो सीड अब प्लांट ना बन पाए, उस कंडीशन को कहते हैं डोरमेंसी। दिस इज द इनएक्टिव स्टेज ऑफ एन एम्ब्रायो। वो कब आएगी? कंडीशन है ये, भाई मॉइस्चर रिड्यूस हो जाए, मेटाबॉलिक एक्टिविटी घट जाएंगे अपने आप, तो ये कंडीशन डोरमेंसी की आ जाएगी। अब देखो, बड़ी ही कमाल की बात है, हम लोग गेहूँ स्टोर करके रखते हैं, हम लोग चावल स्टोर करके रखते हैं, ताकि वो क्या है कि एक डोरमेंसी पीरियड हमको मिल पाए, उसके पश्चात हम उनको बोते हैं, वो हो जाते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया डोरमेंसी की इस प्रकृति ने बनाई है। तो हम देखते क्या है कि डोरमेंसी में जब फेवरेबल कंडीशन आएंगी, जब आप उसको प्रॉपर पानी दोगे, ऑक्सीजन देखो, तो फेवरेबल कंडीशन मिलते ही, एडिक्वेट मॉइस्चर, ऑक्सीजन, सूटेबल टेम्परेचर मिलते ही, वो जर्मिनेट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है मित्रों।
तो ध्यान रखना डॉर्मेंसी क्या है, उसकी कंडीशंस क्या हैं, और फेवरेबल कंडीशन में एक सीड प्लांट में कैसे बन पाएगा। देख लो सीड जर्मिनेशन, देख लो भाई, सीड था, बड़ी प्राकृतिक चीज़ों को देखिए कि कैसे बन रही है ना। नीचे को ये कॉटिलेडॉन है, इसको फूट देना शुरू किया और ये प्लांट बनना धीरे धीरे सब कुछ कंज्यूम प्लांट बनना शुरू हो गया, फोटोसिंथेसिस होगी और फिर अपना जीवन चला लेगा। बात क्या है, बात है इस डायग्राम, कॉटिलेडॉन दिख रहा है आपको, माइक्रोपाइल है ना, सीड कोट, ठीक है, एंडोस्पर्म, कॉटिलेडॉन्स, हाइपोकोटाइल, ठीक है, सूट में स्टेम। देखो आप अपना इस डायग्राम को ज़्यादा देखो, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें इस बात को ध्यान रखो, एल्यूरोन लेयर, ये जो बीच में आपको ये दिख रही है ना, ये है एल्यूरोन लेयर। और एल्यूरोन लेयर होती क्या है, ये होती है प्रोटीन, प्रोटीन का कवर, ठीक है। होता क्या है, प्रोटीन न्यूट्रिशियस है, सबको पता है। तो होता क्या है कि सीड को एक प्रोटीन की जो कवरिंग होती है वो सीड को मेंटेन रखती है, उसको हम कहते हैं एल्यूरोन लेयर, ध्यान रखिएगा। इसमें देख लो सीड कोट है ना, एंड फ्रूट वॉल यही है, एंडोस्पर्म ये रहा उसके अंदर, अगर एंडोस्पर्म इसके अंदर है तो एंडोस्पर्मिक है, ये एल्बुमिनस है ना, स्कूटेलम, ठीक है, कोल्यूप्टाइल प्लूम्यूल कोल्यूराइजा, ओके। ये डायग्राम देख लो तुम लोग, ये है मोनोकॉट का, ये है मोनोकॉट, कॉर्न, मक्का, मेज़, ये है डाइकॉट, ये दो कोटिलेडोन, इसमें एक ही कोटिलेडोन, बिल्कुल ओके। तो आपको ये डिफरेंस नज़र आ रहे होंगे दोनों में। तो ये है अपना सीड। अब देखो सीड के स्ट्रक्चर की हम बात कर लेते हैं। सीड का स्ट्रक्चर का किससे कंसिस्ट होता है इसके बारे में देखते हैं हम। सीड कोट, देखो अब सीड का काम क्या है, वास्तव में सीड कोट किससे बना है, ओव्यूल के जो इंटेगुमेंट है वो तो बनाते हैं, जो ऊपरले कवर होते हैं ओव्यूल के, वही क्या बनाते हैं, सीड कोट बनाते हैं, सिंपल। इनका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन देना एम्ब्रायो को, ठीक है। आउटर लेयर सीड कोट की टेस्टा होती है, इनर लेयर टैगमेन होती है, माइक्रोपाइल एक पोर होता है सीड कोट के अंदर जो ऑक्सीजन और वाटर की एंट्री प्रोवाइड करवाता है, जिससे कि सीड का जर्मिनेशन हो पाए। एंडोस्पर्म प्रेजेंट भी हो सकता है और ना भी प्रेजेंट हो एम्ब्रायो। अब एम्ब्रायो या तो मैच्योर प्लांट, ठीक है, एम्ब्रायो करेगा क्या सीड के अंदर, इट गिव राइज टू द मैच्योर प्लांट एंड मेंटेन्स कंटिन्यू जनरेशन, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब सिंपल सी बात है, अब ये जो सीड हैं उनका एडवांटेज क्या है, देखो सीड प्रकृति में सीड बने हैं ताकि कोई उन्हें फेंक पाए, ठीक है। आपको पता वो बिटर टेस्ट के होते हैं, हर कोई मतलब फेंकता है, आप देखें बहुत सारे फ्रूट्स के सीड को डिस्पर्स कर देते हैं, फेंक देते हैं। क्यों फेंकते हैं, ताकि वो नए हैबिटाट में गिरे और वहाँ उगना शुरू हो जाए। तो सीड वास्तव में एक बेटर एडेप्टिव स्ट्रेटजी है किसी भी प्लांट को बनाने के लिए। अब इसके अंदर सीड के अंदर सफिशिएंट फूड रिजर्व है, जिससे कि नई सीडलिंग को आप क्या दे पाएँ, आप भोजन नरिशमेंट दे पाएँ, कोटिलेडॉन है उसके अंदर। अब एडवांटेज क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है यंग एम्ब्रायो को सीड, ठीक है, क्योंकि उसकी हार्ड कोड होता है उसका। अब जेनेरेट न्यू जेनेटिक रिकॉम्बिनेंस एट इज प्रोड्यूस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सीड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना है, एंजियोस्पर्मिक से बना है, तो जिम्नोस्पर्म में भी सीड होते हैं। तो देखो क्या मिलता है आपको कि ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेंस, नए नए इनमें करेक्टर्स बाहर आ जाते हैं, नए नए करेक्टर्स इनमें आ जाते हैं, ठीक है। ये देख लो भाई, कॉर्न का सीड और बीन सीड, ठीक है, टेस्टा टैगमैन, डाइकॉट और मोनोकॉट का, वीट का देख लो ना। तो ये सारे डायग्राम आप परिचित रहें इनसे हम। चलो अब बात करते हैं फ्रूट की। फ्रूट के बारे में जानते हैं। देखो अब ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है, ओवरी फ्रूट में बदल जाती है ना। अब देखो, अब ये दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ हो रही हैं, सिमल्टानियसली होती हैं। अब जो ओवरी की जो कवरिंग है, ओवरी की जो वॉल है ऊपरले वाली, उसको हम कहते हैं फ्रूट वॉल, उसको ही हम कहते हैं दूसरा नाम पेरिकार्प, ओके। अब एक बात और ध्यान रखना, आपने कई बार देखा क्या होगा कि ऑल्दो मोस्ट ऑफ स्पीसीज, ज़्यादा स्पीसीज में फ्रूट्स आर द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। बाई फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा, फ्रूट बना। हम लेकिन कुछ स्पीसीज में देखते हैं कि वहाँ फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के बना, विदाउट फर्टिलाइजेशन, दिस इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। बनाना पार्थिनोकार्पिक आप देख रहे हैं, आपने सीड नहीं देखा होगा, लेकिन आप देखें हैं उसको ढंग से तो उसमें ब्लैक ब्लैक का होता नीचे, वास्तव में वो दिखाता कि सीड है, ठीक है। लेकिन आजकल जो बनाना है वो सीडलेस हैं बिल्कुल, क्योंकि वो पार्थिनोकार्पिक बनाई गई हैं, उनके ऊपर कुछ ग्रोथ हार्मोन कुछ चीज़ों का इंडक्शन किया गया है, केमिकल्स उस पर डाले गए हैं, जिससे कि वो सीड को प्रोड्यूस ना करें, क्योंकि सीड उनके पसंद नहीं है। आप अंगूर को देखिए, अब आप ग्रेप्स को देखिए, आप देखेंगे जो देसी है
ग्रेप्स उसमें आपको सीड नज़र आएगा, ठीक है, ब्लैक ब्लैक देसी। लेकिन जो बाज़ार में आपको छोटा नज़र आता है गुच्छा ग्रेप्स का, उसमें सीड नहीं होता, क्योंकि वो पार्थेनोकार्पिक बनाया गया है, ठीक है। तो बनाना पार्थेनोकार्पिक एग्जांपल है ग्रेप्स। ये ग्रोथ हार्मोन को जब इंड्यूस करते हैं हम किसी प्लांट पर, तो भी सीडलेस उनको बनाया जा सकता है फ्रूट को, ठीक है। अब ये देख लो भाई, ये भी चल रहा है आजकल, वाटरमेलन, ठीक है, अपना ये पपीता पपाया, ये सब अभी मार्केट में आ रहा है, बनाना आ रहा है, ओके। तो ये सब क्यों आ रहे हैं? क्योंकि अभी हम पार्थिन का भी फ्रूट बनाने में कैपेबल है, ओके, सीडलेस बना पा रहे हैं। अब आपने देखा कुछ फ्रूट फ्लैशी होते हैं, गवावा, ऑरेंज, मैंगो, कुछ फ्रूट ड्राई होते हैं, ड्राई फ्रूट्स आपने एक बार सुना है नाम, ड्राई भी होते हैं, ग्राउंड नट, मस्टर्ड की हम बात करें। मैनी फ्रूट्स हैव इवॉल्व मैकेनिज्म फॉर डिस्पोजल ऑफ सीड। देखो फ्रूट के अंदर ही हम क्या देखा जाता है, बहुत सारे ऐसे सब ऐसे फ्रूट हैं जिनके अंदर प्रकृति ने कुछ ऐसे मैकेनिज्म दिए हैं, ऐसी चीज़ें दी हैं कि वो सीड को डिस्पर्स करवाने में हेल्प कर पाएँ। अब कैसे? उनके अंदर बहुत सारी ऐसी एडेप्टेशन होते हैं, वो या तो आप ह्यूमन की बॉडी से चिपक जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह गिर पड़ेंगे, या एनिमल जब कोई बर्ड उनको खाएगा उनकी बॉडी इंटेस्टाइन में चले जाएंगे, और जब फीकल मैटर वो कहीं पे डालेंगे तो अब सीड भी वहाँ गिर जाएगा भूमि में, और फिर फेवरेबल कंडीशन मिलती, प्लांट बन जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे मैकेनिज्म इवॉल्व किए हैं फ्रूट्स ने, जिससे कि हम सीड का डिस्पर्स करवा पाएँ, ये प्रकृति ने उनको दिया है। अब फ्रूट के टाइप देख लेते हैं। प्राचीन काल के फ्रूट आपने पढ़ लिया, अब देखते हैं फ्रूट, टू टाइप्स, ठीक है, ग्रेप है ट्रू फ्रूट, और एप्पल है फॉल्स फ्रूट। अब क्यों है ये, ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं, आखिर क्यों ये ऐसे बने, क्या है सारा मामला। तो ट्रू फ्रूट, हम पहले बात कर लेते हैं ट्रू फ्रूट की। देखो फ्रूट, ए फ्रूट इन विच ऑल टिश्यू आर ड्राइव फ्रॉम ए राइपन ओवरी एंड इट्स कंटेंट। केवल ओपरी या ओवरी या इसी के कंटेंट से, अगर इसी के कंटेंट से फ्रूट बने, दिस इज ट्रू फ्रूट। फॉल्स फ्रूट क्या है? अगर थैलेमस से या ओवरी के दूसरे जो पार्ट हैं, ठीक है, रिसेप्टिकल से अधिकतर फ्रूट बन जाए, दिस इज फॉल्स फ्रूट, ठीक है। एक इसका मतलब था, इसका दूसरा नाम का यूकार्प इसको कहते हैं, इसको सूडोकार्प कहते हैं, पार्थिनोकार्प क्या एसेसरी फ्रूट कहते हैं, ठीक है, फॉल्स फ्रूट को। जो ट्रू फ्रूट है डेवलप फ्रॉम मेच्योर एंड राइपन ओवरी, और जो फॉल्स फ्रूट है बल्क डेवलप फ्रॉम द फ्लोरल पार्ट अदर देन द ओवरी, ठीक है, जिस थैलेमस अभी बता दिया। अब एक खासियत इनकी ध्यान रखना, ये विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप हो सकते हैं, जबकि जो ट्रू फ्रूट हैं वो फर्टिलाइजेशन से डेवलप होते हैं, ओके। हमें ट्रू फ्रूट के अंदर ध्यान रखना, अब वो पार्थिनोकार्पिक उनका नेचर है, बिना फर्टिलाइजेशन के बने हैं तो सीड नहीं मिलते, ठीक है। यहाँ पे एक छोटी सी बात कॉन्ट्राडिक्ट है, हल्की सी बात, मैं इसको करेक्ट करूँगा अभी। जबकि ट्रू फ्रूट में हमें हमेशा सीड मिलते हैं। मैंगो की बात करें, मेज की बात करें, ग्रेप की बात करें, अब इसमें एप्पल की बात करें, आप कहेंगे सर उसमें तो सीड है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो बात लिखी है ये हर फ्रूट के लिए कैपेबल नहीं, हर फ्रूट के लिए सूटेबल नहीं है, ठीक है। कुछ बातें होती हैं जो सबके लिए सूटेबल नहीं है, ठीक है। तो हम बात करें कैश्यू नट की बात करें, जो पेडंकल से निर्माण होता है उसका, पेडंकल से। गॉड की बात करें हम लोग, ककम्बर की बात करें, जैक फ्रूट, पाइनएप्पल की बात करें, ठीक है। पूरा का पूरा पाइनएप्पल इन्फ्लोरेसेंस से बना हुआ है। इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? पैटर्न ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, ऐसे गुच्छे फ्लावर्स के, उनको इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। तो पाइनएप्पल का निर्माण वहाँ से होता है। आप कहेंगे सर अभी गॉड की बात करें, हम अपन लोग जैक फ्रूट की बात करें, तो इनमें पेयर की बात करें, सीड देखने को मिलता है, किसी में नहीं मिलता। तो उसका कारण केवल इतना है कि सब में सीड नहीं बनते, ठीक है। एप्पल सीड ये रहे, ठीक है। एडिबल पार्ट देख लो इसका, थैलेमस इसका एडिबल पार्ट है, ये क्या है इसका? थैलेमस। मैं अभी एक डायग्राम की बात करूँगा आपसे, तो चलो डायग्राम की बात करूँ। मैं आपको बस एक डिफरेंस बता रहा हूँ कि अभी आप कोकोनट मैंगो को देखिए, ठीक है, ये एपिकार्प, जबकि इसमें एपिकार्प नहीं देखने को मिल रहा तुमको। इसमें देखो मीजोकार्प, ये ऊपर जो ऐसा धागा धागा सा, ये मीजोकार्प है, एंडोकार्प अंदर, ठीक है, ये सीड। तो मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, ये सीड है इस एप्पल, इसका मैंगो का। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप ये कहें एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प, ये तीनों जो कार्प कह रहे हैं, एपी, मीजो, एंडो, एपी बिल्कुल आउटर मोस्ट, मीजो बीच का, एंडो भीतर का, फ्लैशी पार्ट देखने को मिलता है हमें मैंगो के अंदर। लेकिन हम कोकोनट की बात करें तो उसके अंदर नहीं देखने को मिलता है,
ठीक है, एक डिफरेंस बता रहा हूँ कि फ्रूट की ये जो लेयर्स हैं वो ऐसे अलग अलग पाई जा सकती हैं, हर किसी में फ्लैशी नहीं पाई जाएंगी, गूदेदार नहीं पाई जाएंगी। यहाँ पे तुम लोग देख लो एप्पल और स्ट्रॉबेरी, ठीक है, दोनों फॉल्स फ्रूट हैं, थैलेमस से बनी हैं, ये भी थैलेमस से बना हुआ है, ओवरिशन का निर्माण नहीं हुआ है। ओके, एंडोकार्प मीजोकार्प देख लो इसमें अंदर की तरफ, ठीक है, यहाँ तो ये हैं अपने भाई साहब फ्रूट, ध्यान रखिएगा आप इनके बारे में, ट्रू फ्रूट क्या है, ये क्या है। लास्ट टॉपिक की हम बात करेंगे एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रायोनी। देखो भैया एपोमिक्सिस, अब पार्थिनोकार्पी तुम्हें पता है, पार्थिनोजेनेसिस तुम्हें पता है, ठीक है। अब ऐसी कड़ी में हम आगे की तरफ बात करेंगे एपोमिक्सिस की। देखो, आप फ्रूट पे बात किए, आप सीड पे बात किए, बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बन गया, सीड बन गया, ये बन गया सीडलेस, ये आप ऐसी बहुत सारी बात किए बिना फर्टिलाइजेशन की। अब एक और चमत्कार देख लो बिना फर्टिलाइजेशन का। तो शुरू करते हैं। ऑल दो सीड्स इन जनरल आर प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये फर्टिलाइजेशन बनने चाहिए, लेकिन कुछ प्लांट हैं एस्ट्रीज फैमिली के, जैसे ग्रासेस हैं, ठीक है, इनके अंदर तो कुछ स्पेशल मैकेनिज्म होती है जो बिना सीड के ही दे प्रोड्यूस सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसे कहते हैं मिक्सिंग, ठीक है, ये सीड बना लेते हैं बिना फर्टिलाइजेशन के। कमाल की बात, न्यूसेलस से बना लेंगे, ठीक है। तो चलो अब आगे बात करते हैं हम। मोर ऑफन एज इन मैनी सिट्रस एंड मैंगो वेराइटीज, सम ऑफ द न्यूसेलर सेल्स surrounding the embryo sac start dividing, protrude into the embryo sac and develop into the embryos. In such species each ovule contain many embryos. अब आप सिट्रस फ्रूट को देखिए, आप लेमन को देखिए, मैंगो को देखिए, आपको देखने को क्या मिलेगा कि उसके अंदर बहुत सारे आपको सीड्स नज़र आएंगे, ठीक है, बहुत सारे आपको एक ही ओव्यूल में आपको बहुत सारे एम्ब्रायो नज़र आएंगे। वो सब क्या है, वो सब एपोमिक्सिस का कमाल है, ठीक है। वो सब कमाल किसका है, वो सब कमाल है कि बिना फर्टिलाइजेशन के काम चल रहा है। अब देखो, अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रायो, दिस इज कॉल्ड पॉली एम्ब्रायोनी। मैं आपको थोड़ा सा और यहाँ पे करेक्ट कर रहा हूँ कि अभी ये जो बहुत सारा ओव्यूल के अंदर बहुत सारा एम्ब्रायोज बन चुका है, दिस इज कॉल्ड पॉली मीन्स मैनी एम्ब्रायोनी, ठीक है, बहुत सारे एम्ब्रायो बन जाते हैं। तो मेरा उद्देश्य क्या है, आपको एक इसका डिफरेंस मेरे को बताना तुम लोगों को, कि बहुत सारे एम्ब्रायो बन गए और बिना सीड के बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बन गया, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अर्थात एपोमिक्सिस में और पॉली एम्ब्रायोनी में डिफरेंस क्या है और ये हमें पढ़ने क्यों है। तो चलो वन बाय वन इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। देखो, एपोमिक्सिस एन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट अकर्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, म्यूसिस में होता नहीं है, वही क्या है, वही एपोमिक्सिस। ओके, एपोमिक्सिस विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ही मिल जाना। पॉली एम्ब्रायोनी, मोर देन वन एम्ब्रायो फ्रॉम सिंगल फर्टिलाइज ओवम, एक ही ओवम से, एक ही सिंगल सीड से क्या बन गए, बहुत सारे एम्ब्रायो बन गए हैं, दिस इज कॉल्ड पॉली एम्ब्रायोनी। अब जो एपोमिक्सिस है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है, और जो पॉली एम्ब्रायोनी है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेरे कहने का मतलब है फर्टिलाइजेशन यहाँ हो रहा है, यहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। आगे विदाउट फर्टिलाइजेशन डजेंट इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ सीड नहीं बनते, लेकिन इसमें सीड का प्रोडक्शन होता है। द ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट, यानी कि हम बात कर रहे हैं क्लोन की, यहाँ पे क्लोन बनने स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं बनेंगे क्योंकि यहाँ फर्टिलाइजेशन हो रहा है, सिंपल बात ये है। अब ये बात आपने डिफरेंस देख लिया कि क्या है। अब मैं बताना चाहता हूँ एपोमिक्टिक पॉली एम्ब्रायोनी, ठीक है, एम्ब्रायोज भी बहुत, ठीक है, लेकिन एपोमिक्सिस से। तो बात करें, चलो भैया बात करते हैं, एक इन दोनों के बीच की कड़ी हम शुरू करते हैं कि किस प्रकार से हम एपोमिक्टिक पॉली एम्ब्रायोनी का यूज़ कर सकते हैं एग्रीकल्चर में, कैसे हमारे किसान इससे फ़ायदा पा सकते हैं। तो ये सारी बातें हम करेंगे इसमें। तो चलो अब बात करते हैं हम पोटेंशियल ऑफ एपोमिक्टिक पॉली एम्ब्रायोनी। जो हाइब्रिड वेराइटीज़ प्रीफर की जाती हैं एग्रीकल्चर द्वारा, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, गुणवत्ता, वो बहुत ज़्यादा यील्ड देते हैं, उत्पादन ज़्यादा है उनका, ठीक है, वेगर ज़्यादा है,
रजिस्टेंस भी बहुत है स्ट्रेस से, भाई कम पानी में हो जाती हैं, ज़्यादा हीट को टॉलरेट कर लेती हैं, और बहुत सारे इंसेक्ट, बहुत सारे जो इन्फेक्शियस एजेंट हैं, पैथोजन, उससे वो रेजिस्टेंट होते हैं, उनमें वीगर होता है, वो ना लंबे टाइम तक टिक सकते हैं। तो इसलिए आप क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। ठीक है, तो मेज, टमाटो, कॉलीफ्लावर, हमने इसके हाइब्रिड सीड देखे हैं। हम क्या करते हैं, बाज़ार जाते हैं और जो सीड शॉप होती है उनसे हाइब्रिड सीड्स ले आते हैं और उनको बो देते हैं। ठीक है, और उनसे काम चल जाता है अपना। ओके, परंतु अभी बहुत बड़ी समस्या है। आपने जैसे वो टमाटर लगाया, मेज, मक्का लगाया, कॉलीफ्लावर लगाया, अब उसका जो सीड है वो नहीं हो पाएगा कभी भी। ठीक है, वो अब जन्म नहीं दे पाएगा किसी प्लांट को। आपको बार बार मार्केट पर निर्भर रहना पड़ रहा है, किसके लिए? अपनी फसलों के लिए। ठीक है, तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है इन हाइब्रिड वेराइटीज़ की। ये हाइब्रिड वेराइटीज़ अपने करेक्टर को मेंटेन नहीं रख पाती। ठीक है, तो बात क्या कर रहा हूँ, बायोलॉजिकली ये जो हाइब्रिड करेक्टर्स हैं इन सीड्स के अंदर, हाइब्रिड वेराइटीज़ के अंदर, आर नॉट, हाइब्रिड करेक्टर्स आर नॉट मेंटेन बिकॉज दे सेग्रीगेट इन द प्रोजेनी। प्रोजेनी का मतलब है कि उनकी जो संतान है उसमें वो सेग्रीगेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं ये करेक्टर्स। ठीक है, जैसी दूसरी जनरेशन आएगी, ये पहला प्लांट है, इसका सीड हुआ, ये दूसरा प्लांट है, जैसी दूसरी जनरेशन आई तो इसके अंदर जो जीन्स थे वो उस वाले नहीं है, वो सेग्रीगेट हो जाते हैं पहले ही। ठीक है, अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग हो जाएंगे तो वो अपन जो एग्रीकल्चर फार्मर लोग हैं वो हाई यील्ड नहीं ऑब्टेन कर पाएंगे। ठीक है, अब उनको मार्केट पे डिपेंड रहना, हर बार वो मार्केट में जाएंगे और वहाँ से रुपए देंगे, फिर सीड लाएंगे। ठीक है, अब गेहूं जो हो रहा है, अब आप लोग गेहूं डाल दिया तो अभी फिर अगले साल गेहूं लेने के लिए जाना है बाज़ार में, फिर वो बोना है। तो किसान के लिए इकोनॉमिकल नहीं है, किसान को रुपया देना पड़ता है, उसके पास वैसे ही वो थोड़ी तंगी में रहता है। तो होता क्या है, ये हाइब्रिड वेराइटीज़ इसीलिए उसके लिए इकोनॉमिकल नहीं है, क्योंकि वो सेग्रीगेट हो जाती है। ये प्रॉब्लम है उसमें, उसके करेक्टर्स मेंटेन नहीं रह पाते, एक जनरेशन दूसरी जनरेशन। तो अब क्या है, अब इस एपोमिक्टिक पॉलीएम्ब्रायोनिक का हम इस्तेमाल करेंगे कुछ। तो देखो, तो इसलिए जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या देखा है, वो सर्च कर रहे हैं ऐसे बहुत सारे मेथड को कि जो हाइब्रिड ट्रेड्स हैं उनको मेंटेन रखा जा सके लंबे समय तक, इंडेफिनेटली। वन ऑफ द पॉसिबल मेथड इज डेवलपमेंट ऑफ सीड थ्रू एपोमिक्सेस। वो कहते हैं कि देखो, बिना फर्टिलाइजेशन के अगर हम सीड बना दें तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, सीड बना लें तो कोई दिक्कत है क्या? तो देखो, सिंस एम्ब्रायन एपिमेटिक सेल्स ऑफन डेवलप फ्रॉम डिप्लॉयड सेल, तो जो ये सीड हैं, सिंस एम्ब्रा, देखो एपोमिक्टिक सीड के अंदर भी जो एम्ब्रायो वो तो डिप्लॉयड है भैया, डिप्लॉयड है। अब होता क्या है, सेग्रीगेशन ऑफ ट्रेट्स विल नॉट अकर एंड न्यू सीड्स विल कंटेन ऑल द ट्रेट्स ऑफ द हाइब्रिड वेराइटी। वो डिप्लॉयड है, वो बटेगा तो है नहीं, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, एपोमिक्टिक सीड है। तो अब सेग्रीगेशन जो ट्रेट का हो रहा है, जो करेक्टर का हो रहा है, वो नहीं हो पाएगा इस डिप्लॉयड सेल की वजह से। ठीक है, अब नहीं हो पाएगा तो न्यू सीड विल कंटेन ऑल द ट्रेट्स ऑफ द हाइब्रिड वेराइटी। अपने जो पेरेंट प्लांट हैं उनके बराबर उनमें गुण होंगे, सिंपल। ठीक है, अब एक खास बात और, ऐसा क्यों हो रहा है भाई साहब, ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड की जा सकती है, एपोमिक्सिस जेनेटिकली कंट्रोल्ड। ठीक है, जीन्स कंट्रोलिंग एपोमिक्सेस आर बीइंग सर्च्ड, वो खोज ली गई हैं। एज सुन एज दे आर लोकेटेड, एफर्ट्स विल बी मेड टू ट्रांसफर देम इनटू हाइब्रिड वेराइटीज। जैसे ही वो जीन खोज ली गए हैं अभी, और उन पे लेबोरेटरी वर्क चल रहा है और बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशन चल रहे हैं, जैसे एफर्ट ऐसे बन जाएंगी कि हम ट्रांसफर कर पाएँ इन एपोमिक्टिक जीन्स को हाइब्रिड वेराइटीज़ के अंदर, तो हम देख पाएंगे कि हाइब्रिड जो सीड हैं वो लोग ना पड़े। ठीक है, हम एक बार सीड लगाएं, उनसे जो प्रोड्यूस करें सीड से, फिर उनसे और सीड प्रोड्यूस कर लें और प्लांट प्रोड्यूस कर लें, और ऐसी जनरेशन टू जनरेशन बिना सेग्रीगेशन ऑफ करेक्टर के सीड उगते रहें, वही क्वालिटी वाले, वही हाइब्रिड। ठीक है, वो सब कुछ पेरेंट वाला करेक्टर उनमें निश्चित रहे। तो ये है एपोमिक्सिस। ओके, तो एक छोटी मोटी बातें और हैं वो मैं और डाल दूंगा उनको। तो अभी अभी हो क्या रहा है, बहुत सारी मिस्टेक्स हो रही हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो पता नहीं नियंत्रण सा है नहीं, थोड़ा है, तो नियंत्रण कम हो रहा है अपनी थोड़ी आवाज़, अपनी वॉइस पर।
वो किसी चीज़ की निशानियाँ हैं, तो कोई नहीं, आप भाव को समझिए और चीज़ों को देखिए ढंग से, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य केवल क्या है, मीनिंग। ठीक है, हमें उनके अंदर हमने वर्ड नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, हमको क्या देखना है, केवल उसका मीनिंग, उनका तात्पर्य क्या है। ठीक है, भावार्थ क्या है, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है मित्रों, तो आपका धन्यवाद।